हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो वीडियो बताएंगे। ऑडियो वीडियो ठीक है? हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो वीडियो बताएंगे। गुड मॉर्निंग जतेव जी। चलो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे। यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं, आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाई के वेदांत 100+ मॉक टेस्ट। ये रहा हमारा कोड। यदि आप इसको यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। एक मिनट। रेखा जी को इसलिए शो नहीं हो रही थी ना, क्योंकि ऐसा है ना कि जैसे आपका 10 AM का शेड्यूल किया हुआ था ना क्लास। यदि मैं उस टाइम रिमूव नहीं करती 10 AM पर, तो फिर आप स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते, ये बोलते कि क्लास नहीं, मतलब क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, ये वो। इसलिए मैंने डिलीट कर दिया था। अब दोबारा से शेड्यूल किया। ठीक है। और दोबारा से जो है वो न्यू क्लास को बनाया है। ठीक है, इसलिए। ठीक है। चलो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की हमने डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन पार्ट सब कुछ कर लिया था। ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को क्यों बनाया जाता है, ताकि सोसाइटी में जो गवर्नमेंट के काम है बहुत अच्छे से हो सके, वो बेस्ड हो फेयरनेस पर, रीजनेबलनेस पर और जस्टिसनेस पर। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्ट्राइव टू डेवलप अ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, कि प्रशासनिक कानून, कानून का शासन विकसित करने का यह प्रयास करता है। ठीक है। और इसलिए रेगुलेट करने के लिए, सिटीजन और गवर्नमेंट के रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए, कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो आर्बिट्ररी एक्ट ना करे, इसलिए जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बनाया गया है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है क्या कुछ है। ठीक है। इसके अलावा केसेस भी डिस्कस कर रहे थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेखा जी नहीं आई, अभी तक हुआ नहीं। एक मिनट वेट कर लेते हैं। एक तो वैसे सुबह से बहुत मतलब ठीक था, लाइट वगैरह थी यहीं में। अब और सब कुछ, मेरा सिस्टम वगैरह सब कुछ ऑन था, लेकिन पता नहीं जैसे ही क्लास स्टार्ट होने लगी तो उस टाइम लाइट चली गई एकदम से। रेखा जी को क्यों नहीं मिल रही है क्लास? चलो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहाँ से ड्राइव किया है? जस्ट नेचुरल से जो है वो ड्राइव किया है। ऑफ रोमन लॉ। इट क्लोजली रिलेट करता है किससे? कॉमन लॉ एंड मॉरल प्रिंसिपल से। बट इट्स नॉट कोडिफाइड, बट ये जो है वो कोडिफाइड नहीं है। इट इज अ लॉ ऑफ नेचर। ये क्या है? लॉ ऑफ नेचर है, जो कि ड्राइव हुआ है, ड्राइव नहीं हुआ है फ्रॉम एनी स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज adhered to by all the citizen of civilized state and with the supreme importance। कि जो आपके प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो adhered by all the citizen है, कि प्राकृतिक नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का पालन सभ्य राज्य के सभी नागरिकों द्वारा सर्वोच्च महत्व के साथ किया जाता है। उचित व्यवहार के प्राचीन दिनों में, जिस समय औद्योगिक क्षेत्रों ने किराए पर लेने और आग लगाने के लिए कठोर और कठोर कानून के साथ शासन किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने श्रमिकों के लिए सामाजिक न्याय और अर्थव्यवस्था और वैधानिक संरक्षण की अवधि बीतने और स्थापना के साथ जो है वो कमान दी थी। ठीक है, यही कि जस्ट नेचुरल, न जस्ट नेचुरल से आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ड्राइव हुआ है, जो कि क्लोजली रिलेटेड है मॉरल प्रिंसिपल, जो कि कोडिफाइड नहीं है। ठीक है। अब नेचुरल जस्टिस सिंपली नेचुरल जस्टिस का मीनिंग क्या है? मेक सेंसिबल एंड रीजनेबल। कि
प्राकृतिक न्याय का सीधा अर्थ है किसी विशेष मुद्दे पर एक समझदार और उचित निर्णय लेना, कि किसी भी पर्टिकुलर मैटर पर एक बहुत अच्छा और उचित निर्णय जो है वो लेना, ठीक है। और सम टाइम डज नॉट मैटर व्हाट इज the reasonable decision, but in the end, but the matter is procedure and who are engaged in taking the reasonable decision। इसमें बोला कभी कभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उचित निर्णय है क्या है, लेकिन अंत में जो मायने रखता है वो प्रक्रिया है और कौन सभी उचित निर्णय लेने में लगे हुए हैं, ठीक है। It is not restricted within the concept of fairness. It has different color and shades which vary from the context। ठीक है, सिंपल सा ये मीनिंग है कि कोई भी कोई भी पक्षपात जो है वो नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष निर्णय जो है वो लिया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ये मीनिंग है कि एक रीजनेबल डिसीजन जो है वो लिया जाए किसी भी पर्टिकुलर इश्यूज पर, ठीक है। और बेसिकली नेचुरल जस्टिस के 3 रूल हैं। सबसे पहले हेयरिंग रूल, ठीक है। फर्स्ट रूल है आपका हेयरिंग रूल। जयदेव जी समझ आ रहा है? रेखा जी का अभी भी ज्वाइन नहीं हुआ ना, कभी कभी पता नहीं क्या होता रहता है ऐसे आपके साथ, मेरे को तो दिख ही ना यार। ठीक है, समझ आ रहा है जयदेव जी? तो सबसे पहले फर्स्ट है आपका हेयरिंग रूल। फर्स्ट रूल में ये बोला है कि विच स्टेट दैट पर्सन और पार्टी हु इज अफेक्टेड बाय डिसीजन, कि विशेषज्ञ सदस्यों के पैनल के द्वारा निर्णय प्रभावित पार्टी या पार्टी को अपने बचाव करने के लिए अपनी बात व्यक्त करने का उचित अवसर जो है वो दिया जाना चाहिए। Which state that person or party who is affected by the decision made by the panel or expert member should be given a fair opportunity to express his point of view or to defend himself। ठीक है, कि जिसमें ये कहा गया था कि किसी मतलब हेयरिंग रूल है कि दोनों पार्टीज को जो है वो सुना जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका बायस रूल, कि किसी के पास साथ भी पक्षपात नहीं होगा। कोई भी पैनल ऑफ एक्सपर्ट है जो भी डिसीजन दे रहा है वो बायस फ्री होना चाहिए, और वाइल टेकिंग द डिसीजन, जब डिसीजन को लिया जाए, डिसीजन शुड बी गिवन इन द फ्री एंड फेयर मैनर, कि डिसीजन जो है वो आपका निष्पक्ष और स्वतंत्र जो है वो तरीके से किया जाना चाहिए, जो कि प्राकृतिक न्याय के नियम को जो है वो पूरा कर सके, ठीक है। और थर्ड है आपका रीजन डिसीजन। रीजन डिसीजन की जो भी ऑर्डर दे रही है कोर्ट, या डिसीजन दिया जा रहा है, जजमेंट दी जा रही है जो कि कोर्ट के द्वारा दी जा रही है, तो प्रिजाइडिंग अथॉरिटी, ठीक है, उसका रीजनेबल ग्राउंड भी दे कि इस पर्टिकुलर रीजन को देखते हुए हमने ये डिसीजन दिया, ठीक है। अब बताइए जयदेव जी, ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए? फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में हेयरिंग रूल, कि दोनों पार्टीज को सुना जाएगा। दूसरा बायस रूल, कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और थर्ड है आपका रीजन डिसीजन, कि जो भी पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई जजमेंट दी जा रही है कोर्ट के द्वारा, तो वो बाय प्रिजाइडिंग अथॉरिटीज के द्वारा जो है वो जो भी प्रिजाइडिंग अथॉरिटी के द्वारा डिसीजन दिया जा रहा है वो वैलिड होना चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड पर होना चाहिए। और रीजन ये बोला प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये बहुत ही ओल्ड कंसेप्ट है जो कि ओरिजिनेट हुआ है बहुत अर्ली एज में, ठीक है, जो कि बहुत ही कम उम्र में जो है वो, यानी कि बहुत मतलब काफी ज्यादा पुराने टाइम से जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। पीपल ऑफ ग्रीक एंड रोमन वर ऑल्सो फैमिलियर विद द कंसेप्ट। ग्रीक और रोमन के लोग भी इस अवधारणा से परिचित थे। और इन द डे ऑफ कौटिल्य, नित्य शास्त्र और एडम वर एक्नॉलेज द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये बोला कि कौटिल्य के दिनों में नाट्यशास्त्र और अदम के को नेचुरल जस्टिस की अवधारणा को स्वीकार किया था। और अकॉर्डिंग टू बाइबल में भी ये बोला गया है कि ठीक है, कि जो भी डिसीजन दिया जाए, या ये बोला कि जब उन्होंने ज्ञान का कुछ फल खाया तो परमेश्वर द्वारा माना गया। ऐसा माना जाता है कि सजा देने से पहले, आप किसी को भी पर्टिकुलर पर्सन को सजा दे रहे हो तो उससे पहले उसे उचित मौका दिया जाना चाहिए अपना बचाव करने का। सिंपल सा मीनिंग है कि जब किसी पर्सन पर आप कोई एक्शन ले रहे हो, कोई आप ऑर्डर मतलब कोई एक्शन ले रहे हो, कोई उसे पनिशमेंट दे रहे हो, तो उससे पहले जो है वो उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए सुनवाई की। लेटर ऑन कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस वाज एक्सेप्टेड बाय द इंग्लिश जूरिस्ट, और उसके बाद जो है वो इंग्लिश जूरिस्ट ने भी जो है उसको एक्सेप्ट किया। वर्ड नेचुरल जस्टिस ड्राइव हुआ है रोमन वर्ड जस्ट नेचुरल से,
और लेक्स नेचुरली, विच प्लान द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल लॉ एंड इक्विटी। ठीक है, कि प्राकृतिक न्याय शब्द जस्ट नेचुरल और लेक्स नेचुरल से लिया गया है, जिसने प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक कानून और इक्विटी के सिद्धांतों की खोज जो है वो बनाई। नेचुरल जस्टिस इज अ सेंस ऑफ व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। प्राकृतिक न्याय इस बात की भावना है कि क्या सही है और क्या गलत है। कि in India the concept was introduced at the very early time। ठीक है, कि हमारे भारत में ये अवधारणा बहुत की शुरुआती समय में पेश किया गया था, जहां पर मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला था। तो कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस लिया जाना चाहिए एवरी एक्शन, वेदर चाहे वो जुडिशियल है, चाहे वो आपका क्वासी जुडिशियल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है और क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव है। ठीक है, इस केस में सिंपल से ये बोला गया था, अदालत ने ये बोला कि निष्पक्षता की अवधारणा हर कार्यवाही में होनी चाहिए, चाहे न्यायिक, चाहे अर्ध न्यायिक या प्रशासनिक या अर्ध प्रशासनिक कार्य हो। ठीक है, कि कोर्ट ने हेल्ड किया कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस शुड बी एवरी एक्शन, वेदर चाहे वो जुडिशियल हो, क्वासी जुडिशियल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या आपका क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव। पर्पस क्या है? पर्पस क्या है नेचुरल जस्टिस के? तो सबसे पहले प्रोवाइड करना इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि सुनवाई के समान अवसर जो है वो प्रदान करना। कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस की निष्पक्षता की अवधारणा। ठीक है, कि फेयरनेस को जो है वो कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस निष्पक्षता की अवधारणा। और टू फुलफिल करना गैप एंड लूप होल ऑफ लॉ, कि कानून की कमियों और खामियों को जो है वो पूरा करना। प्रोटेक्ट करना फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकारों की जो है रक्षा करना। और बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की मूल अविशेषताएं। और नो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, यानी हर किसी पर्सन को जो है वो जस्टिस दिया जाना चाहिए, न्याय जो है वो सबको मिलना चाहिए। ठीक है, कि प्रोवाइड करना इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर एक पर्सन को फेयरनेस का नियम होना चाहिए, और जो भी गैप रह जाए या लूप होल रह जाए लॉ में उसको भी फुलफिल करना। प्रोटेक्ट करना फंडामेंटल राइट्स और बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की मूल विशेषताएं, और नो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। ठीक है, मिसकैरेज वर्ड यहाँ पर ये इसलिए यूज किया गया है कि हिंदी में इसको मत लेना। ठीक है, मिसकैरेज का मतलब है कि न्याय, एग्जैक्ट मीनिंग है कि न्याय सबको मिले। ठीक है, किसी के साथ भी अन्याय ना हो। ठीक है, कि न्याय का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मिसकैरेज नहीं होना चाहिए, कि अन्याय ना हो किसी के साथ भी। ठीक है, सबको जो है वो न्याय मिले। ठीक है, तो आपका मिसकैरेज का ये वर्ड है यहाँ पर। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग ये है मिसकैरेज का। ठीक है, कि किसी को भी, ठीक है, ओके, समझ आ चुका। तो आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सब हर्षा जी, आपको भी तो नोटिफिकेशन आ गई थी ना क्लास की? रेखा जी को क्यों नहीं शो हो रही है क्लास? सॉरी। ठीक है, आ गई थी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में बोला कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कैसे होने चाहिए? फ्री फ्रॉम बायस, कि कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। पार्टी शुड बी गिवन फेयर अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड, कि पक्षकारों को उचित सुनवाई का जो है वो अवसर दिया जाना चाहिए। अदालत द्वारा लिए गए सभी कारणों और निर्णयों को अदालत द्वारा संबंधित पक्षों को सूचित जो है वो किया जाना चाहिए। शायद उनके ना ऐप में ही कोई प्रॉब्लम होगी, कि उनको किसी भी क्लास का शेड्यूल जो है वो शो नहीं हो रहा है। क्योंकि अब मैं आपके कमेंट देख रही हूँ तो वो भी मैं तो फोन में ही देख रही हूँ, तो मेरे फोन में भी तो आया है, आप लोग ज्वाइन हुए हैं तो आपके फोन में भी तो क्लास शो हो रही है। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का क्या मीनिंग है? कि आपका फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, पार्टीज के साथ उनको फेयर अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, और ऑल द रीजन एंड डिसीजन टेकन बाय कोर्ट शुड बी इन्फॉर्म्ड बाय द कोर्ट टू द रिस्पेक्टिव पार्टीज। कि पार्टीज को, ठीक है, पार्टीज को उचित सुनवाई का अवसर जो है वो दिया जाना चाहिए। अदालत के द्वारा लिए गए सभी निर्णयों और कारणों को अदालत द्वारा संबंधित पक्षों को सूचित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट अराइविंग एट द रीजनेबल एंड जस्टिफिएबल
जजमेंट इज अ पर्पस ऑफ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उचित और न्यायोचित निर्णय तक पहुंचने के लिए, ठीक है, ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अराइविंग ऑफ रीजनेबल एंड जस्टिफिएबल जजमेंट, कि जस्टिफिएबल और रीजनेबल जजमेंट देने के लिए जो है वो आपका जो पर्पस, कि रीजनेबल और जस्टिफिएबल जजमेंट देना ही क्या है, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का पर्पस है। ठीक है, सिंपल सा, कि सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज का पर्पस क्या है, रीजनेबल और जजमेंट, रीजनेबल और जस्टिफिएबल जजमेंट जो है वो दिया जाना चाहिए। मेन पर्पस क्या है नेचुरल जस्टिस का, टू प्रिवेंट द एक्ट ऑफ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। यहां पर भी ये बोला कि किसी, मतलब मेन पर्पस ये है कि सभी को जो है वो न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अ कमेटी मिनिस्टर पावर, इन्होंने 3 एसेंशियल प्रोसीजर दिए हैं जो कि रिलेटेड है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से। कौन कौन से एसेंशियल प्रोविजन है? तो नो वन शुड बी जज इन नो वन मैटर, कि कोई भी पर्सन अपने ही मैटर में जज नहीं होगा। दूसरा, नो वन कैन बी कंडेम अनहर्ड, किसी को भी मतलब अनसुना नहीं रहने दिया जाएगा, हर किसी को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। द पार्टी इज एंटाइटल्ड टू नो ईच एंड एवरी रीजन एंड द डिसीजन टेकन बाय द अथॉरिटी, पार्टी को प्रत्येक कारण या प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो आप कब क्लेम कर सकते हो? तो बोला नेचुरल जस्टिस को क्लेम किया जा सकता है जब वो एक्टिंग करेंगे जुडिशियली और क्वासी जुडिशियल, लाइक पंचायत और ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसमें इंक्लूड होता है आपका कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस, बेसिक मॉरल्स और मॉरल प्रिंसिपल और वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ बाइसेस एंड व्हाई द नेचुरल जस्टिस इज रिक्वायर्ड and what all special cases or situation in include where the principle of natural justice will not be applicable। कि जब आपको ऐसा लगे कि कोई भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, यदि आपके साथ वहां पर पक्षपात किया जा रहा है, ठीक है, मतलब आपके साथ फेयरनेस से जो है वो फेयरनेस नहीं दिखाई जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कोई मेरे साथ पक्षपात हो रहा है। इसके अलावा यदि आपको लग रहा है कि कोई पक्षपात हो रहा है, इसके अलावा यदि आपको लगे कि मेरे को उचित सुनवाई का मौका नहीं दिया जा रहा है, वही तो आप क्या कर सकते हो, तो आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को क्लेम कर सकते हो, चाहे एक्ट कर रहा हो जुडिशियली या क्वासी जुडिशियली, जाके आपका कोई पंचायत है, ट्रिब्यूनल है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जो डिसीजन दे रही है, तो आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं कर रही है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन द केस ऑफ प्रोविंस ऑफ बॉम्बे वर्सेस खुशाल दास अडवाणी, ठीक है, इट वाज सेड दैट द नेचुरल जस्टिस विल बी एप्लीकेबल ऑन अ स्टैट्यूटरी एज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस व्हिच लीड टू फेयरनेस एंड जस्टिस। ये बोला कि प्राकृतिक न्याय वैधानिक पर जो है वो लागू होगा, क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय का एक बुनियादी सिद्धांत है जो कि निष्पक्षता और न्याय की ओर जो है वो जाता है। इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ फंक्शन बोला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, सिविल कॉन्सिक्वेंसेस, डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सेप्शंस, फेयरनेस इन एक्शन और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। ठीक है, कि ये बोला गया कि बॉम्बे प्रोविंस ऑफ बॉम्बे वर्सेस खुशहाल दास अडवाणी के मामले में ये कहा गया कि प्राकृतिक न्याय वैधानिक पर जो है वो लागू होगा, क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय का एक बुनियादी सिद्धांत है जो कि निष्पक्षता और न्याय की ओर जाता है। ठीक है, इफेक्ट्स इन फंक्शन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना, सिविल कंसिक्वेंसेस, डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सेप्शंस और फेयरनेस इन एक्शन और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। ठीक है, अब है आपका इन द केस ऑफ बोर्ड ऑफ हाई स्कूल वर्सेस घनश्याम। इस स्कूल में देखो बहुत अच्छी बात हुई थी इस स्कूल में हुई नहीं थी, मतलब इस केस में मैटर ये था कि एक स्टूडेंट पकड़ा गया चीटिंग करते हुए, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में, कि चीटिंग करते हुए पकड़ा गया और इसको डिवाइड कर दिया कि आप ना अभी एग्जाम दोगे नहीं। ठीक है, आपको रोक दिया गया कि आप एग्जाम जो है वो दोगे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि आप इस बात के लिए, आप स्टूडेंट हैं, अब आप चीटिंग कर रहे थे, आपको बार्ड किया गया इस एक्ट को करते हुए, तो आप ये नहीं कर सकते कि जो स्टूडेंट है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर देगा अगेंस्ट द एग्जामिनेशन बोर्ड, क्योंकि आपने गलती करी है। ठीक है, और इसके अलावा एक और केस है हाई वाटरमार्क केस। ठीक है, यूरेशियन इक्विपमेंट एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो अंडर दिस केस ऑल एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, यहां पर क्या हुआ था इस केस में, जितने भी इंजीनियर थे उनको क्या कर दिया था, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था।
ठीक है, मतलब ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि विदाउट आप उनको, जितने भी इंजीनियर हैं उनको आप वैलिड और रीजनेबल ग्राउंड, वैलिड नोटिस नहीं दे रहे हो, विदाउट गिविंग अ वैलिड और रीजनेबल ग्राउंड यू कैन नॉट ब्लैकलिस्ट एनीवन, आप किसी को भी ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते, एंड फर्दर ही शुड बी गिवन अ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैध और उचित आधार दिए बिना आप किसी को भी ब्लैकलिस्ट जो है वो नहीं कर सकते, आगे उसे सुनवाई का अवसर जो है वो दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब है आपका रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नैमो जुडक्सिन क्वाजा सुआ, ऑडी अल्ट्रम पाट्रम, रीजन डिसीजन, ये 3 नियम है। ठीक है, Namo juduxin quasi sua, audi ultram patram or reason decision. Namo juduxin quasi sua, no one should be a judge in no one case. कि कोई भी पर्सन अपने ही केस में जो है वो जज नहीं होगा, because it lead the rule of biases. Bias mean an act which lead to unfair activity, whether in the conscious or unconscious stage in the relation to the party or a particular case. इसमें ये कहा गया कि इसमें आपका वाइसनेस का शासन जो है, मतलब कि इसमें ये बोला गया कि कोई भी पर्सन जो है वो अपने ही केस में जज नहीं होगा, नो वन शुड बी जज इन वन केस। अपने ही केस में यदि वो जज हुआ तो वो कहीं ना कहीं तो पक्षपात करेगा ही, अपने फेवर में डिसीजन तो देगा ही। ठीक है, तो इसलिए बोला कि वाइस का मीनिंग क्या होता है कि आप अनफेयर एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे वो अनुचित है या अचित है, आप क्या कर रहे हो, कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हो जो कि अनुचित गतिविधि की ओर जाता है, चाहे वो पार्टी या किसी विशेष मामले के संबंध में सचेत या अचेत अवस्था में हो। इसलिए इन नियमों की आवश्यकता न्यायाधीश को निष्पक्ष बनाना और मामले के अनुसार दर्ज किए गए सबूतों के आधार पर निर्णय देना है। ठीक है, अब टाइप ऑफ बाइसेस में कौन कौन आते हैं आपके, पर्सनल वाइज, पेकुनरी वाइज, सब्जेक्ट मैटर वाइज, डिपार्टमेंटल वाइज और पॉलिसी नोशन वाइज, और बाइस ऑन द अकाउंट ऑफ ऑब्स्टेंसिटी। ठीक है, पर्सनल वाइज का क्या मीनिंग है, पर्सनल वाइज तब अराइज होता है फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी एंड डिसाइडिंग अथॉरिटी। जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है मतलब जज साहब है, जो पार्टी है यानी कि कोई भी ए बी पर्सन जो है वो आपका क्या है, पार्टी है, उन दोनों का क्या है, कोई रिलेशन है, किस तरह से, मतलब पर्सनल रिलेशन है, जैसे कोई रिलेटिव हो गए, चाचा मामा ताया कुछ भी लगता हो। ठीक है, तो विच लीड द डिसाइडिंग अथॉरिटी, तो ऐसा माना जाता है कि जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो डाउटफुल सिचुएशन में आएगी टू मेक एन अनफेयर एक्टिविटी एंड गिवन जजमेंट इन फेवर ऑफ अ पर्सन। ये बोला गया कि यदि डिसाइडिंग अथॉरिटी का जो भी पार्टी है, ठीक है, उसके साथ कहीं ना कहीं कोई पर्सनल बाइस होगा तो वहां वो डाउटफुल सिचुएशन में आ सकती है कि और अनफेयर एक्टिविटी कर सकती है, जब वो अपना डिसीजन देगी तो वो उस पर्सन के फेवर में जो है डिसीजन दे सकती है। तो सच इक्वेशन अराइज ड्यू टू द वेरियस फॉर्म ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशन, ये बोला गया इस तरह के समीकरण व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों के रूप में के विभिन्न रूपों के कारण जो है वो उत्पन्न होते हैं। In order to challenge the administrative action successfully on the ground of a personal bias, it is necessary to give a reasonable reason of for bias। ठीक है, कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के आधार पर प्रशासनिक कार्यवाही को सफलतापूर्वक चुनौती देने के लिए पूर्वाग्रह के लिए एक उचित कारण जो है वो देना आवश्यक है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि वन ऑफ द मेंबर, हुआ क्या था कि जैसे कोई इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है, इंटरव्यू चल रहा था तो एक पैनल का एक मेंबर, ठीक है, मान लीजिए कि इंटरव्यू पैनल में 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, इनमें से कोई डी नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, उसी का अपना भाई जो है वो इंटरव्यू देने के लिए आया। तो यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो सिलेक्शन कमेटी है, ठीक है, सिलेक्शन कमेटी है, उसका ही ब्रदर क्या है, कैंडिडेट है उस कंपटीशन में। ठीक है, तो आप ये नहीं करोगे, आप पूरे के पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर को ही क्या कर दोगे, रद्द कर दोगे, नहीं, आप ये कर सकते हैं। ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा चयन समिति के पैनलों के सदस्य में से एक उसका भाई प्रतियोगिता में जो है वो उम्मीदवार था, लेकिन इस वजह से आप पूरी चयन की प्रक्रिया को रद्द नहीं कर सकते। आप इस, ठीक है, इस डाउट को कि ये पर्सन उसका भाई है, ठीक है, इस मतलब ये कैंडिडेट का मतलब जो पैनल का मेंबर है वो भाई है, इसको आप अवॉइड करने के लिए बायसेस को, जो आपके बायस हैं यानी कि पक्षपात, यदि आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपको कोई बायसनेस दिख रहा है तो आप इसको अवॉइड करने के लिए
क्या कर सकता था, जो पैनल का मेंबर, जो ब्रदर है, ठीक है, जो पैनल का मेंबर है, वो अपने भाई की टाइम पर, जब जैसे वो इंटरव्यू देने जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ, मुझे काम है, या कुछ भी, मतलब कुछ भी जो है वो बोल सकता था, ठीक है। तो बोला कि उम्मीदवार से जुड़े संबंधित पैनल सदस्य के अपने भाई को भाई की बारी पर जो है वो पूर्वाग्रह के कार्य से बचने के लिए चयन समिति के पैनल से बाहर जाने का अनुरोध जो है वो किया जा सकता है, इसलिए एक निष्पक्ष और उचित निर्णय जो है वो लिया जा सके। और रामानंद प्रसाद वर्सेस सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये मामला था, ठीक है। अब है आपका पेकुनरी वाइज। पेकुनरी वाइज आपने सुना होगा, फाइनेंशियल बेनिफिट देके जो है वो डिसीजन करवा लिए जाते हैं। तो बोला इफ एनी जुडिशियल बॉडी हैज अ काइंड ऑफ एनी फाइनेंशियल बेनिफिट, ठीक है, कि कभी ऐसा हो कि कोई वित्तीय लाभ दे दिया, चाहे फाइनेंशियल बेनिफिट ज्यादा दिया जा रहा है चाहे कम दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बायसनेस जो है वो हो पाएगा, ठीक है, पक्षपात जो है तो आपको दिखेगा। सब्जेक्ट मैटर वाइज की वही विषय वस्तु की जिस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड केस चल रहा है, ठीक है, तो डिसाइडिंग अथॉरिटी भी जो है, डिसाइडिंग अथॉरिटी का जो पर्टिकुलर मैटर है वो उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो डील करता है। तो मैंने बोला डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द डिसाइडिंग अथॉरिटी इन्वॉल्व हो सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ पर्टिकुलर केस में, ठीक है, उसे हम सब्जेक्ट मैटर वाइज कहते हैं। मुरलीधर वर्सेस कदम सिंह का एक मामला है, जिसमें कहा कि कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया द क्वैश ऑफ द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑन द ग्राउंड दैट द चेयरमैन वाइफ वाज मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी whom द पिटिशनर डिफीटेड। ये बोला गया अदालत ने चुनाव न्यायाधिकरण के फैसले को इस आधार पर रद्द करने से इनकार कर दिया कि अध्यक्ष की पत्नी कांग्रेस पार्टी की सदस्य थी जिन्हें याचिकाकर्ता ने हराया था। डिपार्टमेंटल वाइज बहुत लोग आपने सुने होंगे कि ये पर्सन ना हमारे डिपार्टमेंट का है, ठीक है, तो इसका काम जल्दी कर देना, ऐसे बहुत सारे लोग सुने होंगे। तो प्रॉब्लम और इश्यू डिपार्टमेंटल वाइज बहुत ज्यादा कॉमन है। एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में आप जाओ, तहसील में कभी ऐसा, एसडीएम ऑफिस में जाओ, तहसील में जाओ, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। तो बोला है एंड इट इज नॉट चेक इफेक्टिवली एंड ऑन एवरी स्मॉल इंटरवल पीरियड इट विल लीड द नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस। और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल वाइज आपको नेगेटिव कंसेप्ट जो है वो आपका देखने को मिलता है, नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस जो है वो आपको देखने को मिलता है। पॉलिसी नोशन वाइज की इशू अराइजिंग आउट ऑफ द प्री कंसीव्ड पॉलिसी नोशन इज अ वेरी डेडिकेटेड इशू, ठीक है, कि पूर्व निर्धारित नीतिगत धारणा से उत्पन्न होने वाले मुद्दे एक एक बहुत ही समर्पित मुद्दा है, जहां बैठे दर्शकों को उम्मीद नहीं है कि न्यायाधीश कागज की एक खाली शीट पर के साथ बैठेगा या मामले के निष्पक्ष और सुनवाई निर्णय देंगे। पॉलिसी नोशन, अब एक एग्जांपल लेके चलो, पॉलिसी नोशन का क्या मीनिंग है कि फॉर एग्जांपल के लिए रेलवे अथॉरिटी, ठीक है, रेलवे अथॉरिटी या कोई भी पर्टिकुलर अथॉरिटी जो है वो कोई ऐसी पॉलिसी बना रही है, ठीक है, पॉलिसी बना रही है, उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट उस अथॉरिटी को जिन्होंने इस पॉलिसी को बनाया उसको भी है, तो उससे हम पॉलिसी नोशन वाइज जो है वो कह सकते हैं। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी वजह से ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको पता नहीं समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं भी किसी को डाउट होगा तो बता देना, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट है बायस ऑन अकाउंट ऑफ ऑब्स्टेंसिटी, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये कि अनरीजनेबल कंडीशन के ऊपर यदि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कवर किया है न्यू क्राइटेरिया ऑफ बाइसेस थ्रू अनरीजनेबल कंडीशन, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुचित शर्त के माध्यम से पूर्वाग्रह के नए मानदंडों की खोज की है। यह नई श्रेणी एक ऐसे मामले से उभरी है जहां कलकत्ता हाईकोर्ट ने के न्यायाधीश ने अपील में ही अपने फैसले को बरकरार रखा था। हुआ क्या कि हाई कोर्ट का एक जज था, ठीक है, जिन्होंने अपने ही फैसले को, जिसको उन्होंने लोअर कोर्ट में सुना था, बाद में वो अपील में गया, फिर बाद में वो हाई कोर्ट में पहुंचे, तो उस टाइम अपनी ही जजमेंट को उस अपील में जो है वो बरकरार रखा। तो यहाँ पर ये बोला कि आपका डायरेक्ट वायलेशन है ये आपका रूल ऑफ बायस का इज डन बिकॉज नो जज, कोई भी जज जो है वो अपनी ही अपील को नहीं सुन सकता, क्योंकि कोई भी न्यायाधीश अपने ही मामले में अपील में जो है वो नहीं बैठ सकता, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट ऑडी अल्ट्रम पार्टम। यहां तक बायसनेस या बायस का नियम सब कुछ समझ आ गया है।
जितेव जी, हर्षा जी या कोई और जो भी क्लास में है। ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम का क्या मीनिंग है? ठीक है, ये लेटिन वर्ड से लिया गया है, विच बेसिकली मीन नो पर्सन कैन बी कंडेमन और पनिश्ड बाय कोर्ट विदाउट हैविंग अ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कि कोई किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना अदालत द्वारा निंदा या दंडित जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, इट सिंपली इंक्लूड थ्री लेटिन वर्ड। ठीक है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम का क्या मीनिंग है? बेसिकली मीन नो पर्सन। ठीक है, नो पर्सन कैन बी कंडेमन और पनिश्ड बाय द कोर्ट विदाउट हैविंग अ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कि किसी भी व्यक्ति को उचित सुनवाई का अवसर जो है वो दिए बिना अदालत द्वारा निंदा या दंड जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, इन मैनी जुरिस्डिक्शन वर्क ऑफ केस आर लेफ्ट अनडिसाइडेड। बोला है कि आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि अनडिसाइडेड रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टीज को फेयर अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं जाती सुनने के लिए। ठीक है, यानी कि सुनवाई का जो है वो फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। द लिटरल मीनिंग क्या है इस रूल का? बोथ पार्टीज शुड बी गिवन फेयर चांस। कि आप क्या दो, दोनों पार्टीज को फेयर चांस दो सुनवाई का। और फेयर चांस एट प्रेजेंट themselves and with the relevant point and fair trial should be conducted। ठीक है, इस नियम का शाब्दिक अर्थ है कि दोनों पक्षों को अपने संबंधित बिंदुओं के साथ जो है खुद को पेश करने का उचित मौका जो है दिया जाना चाहिए। और इट इज इम्पॉर्टेंट रूल क्या है नेचुरल जस्टिस का? इट इज प्योर फ्रॉम इज नॉट टू पेनलाइज एनी वन विदाउट एनी वैलिड और रीजनेबल ग्राउंड। ठीक है, कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का रूल क्या है कि किसी को भी आप बिना किसी, ठीक है, बिना किसी वैलिड ग्राउंड के आप ऐसे ही, बिना किसी वैलिड ग्राउंड के आप ऐसे ही पनिश नहीं कर सकते हो। और दोनों पार्टीज को क्या देना चाहिए? सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। प्रायर नोटिस शुड बी गिवन टू पर्सन सो ही कैन प्रिपेयर टू व्हाट ऑल चार्जेस आर फ्रेम अगेंस्ट हिम। ठीक है, और उसको ये भी जानना जरूरी है, ये भी उसको पता चलना चाहिए, प्रायर नोटिस को उसको दिया जाना चाहिए कि उसके खिलाफ कौन से चार्जेस जो है वो फ्रेम किए गए हैं। इट इज ऑल्सो नो एज ए रूल ऑफ फेयर हियरिंग। ठीक है, और इसे निष्पक्ष सुनवाई के नियम के रूप में जाना जाता है। द कंपोनेंट क्या है फेयर हियरिंग के? आर नॉट फिक्स्ड और रिजिड इन नेचर, इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस और अथॉरिटी टू अथॉरिटी। ये जो है वो आपके केस टू केस और अथॉरिटी टू अथॉरिटी जो है वो वेरी करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? इशू करोगे नोटिस, इशुएंस ऑफ नोटिस। वैलिड और प्रॉपर नोटिस शुड बी गिवन टू द रिक्वायर्ड पार्टी ऑफ दिस ऑफ मैटर टू फर्दर प्रोसीड विद द प्रोसीजर ऑफ द फेयर ट्रायल मेथड। कि आप क्या करोगे? सबसे पहले जिस भी पार्टी को, जैसे मान लीजिए कोई सिविल केस चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई सिविल केस चल रहा है, तो आप दूसरी पार्टी को, आप प्लेन फाइल कर रहे हो, दूसरी पार्टी को क्या दोगे? ठीक है, दूसरी पार्टी को क्या दोगे? आप नोटिस दोगे। उसमें सब कुछ उस नोटिस में मेंशन करोगे क्या सब्जेक्ट मैटर है, किस मैटर को रिलेटेड किया, किससे रिलेटेड केस किया गया है। तो वैलिड एंड प्रॉपर नोटिस जो है वो उसको दिया जाना चाहिए। ठीक है, गिवन टू द रिक्वायर्ड पार्टी of matter to further proceed with the procedure of fair trial method। ठीक है, even if statute does not include the provision issuance of notice, then it will be given prior to making decision। ठीक है, ये किस केस में हुआ था? है फैजल भाई वर्सेस कस्टोडियन के मामले में हुआ था कि इशुएंस ऑफ नोटिस बहुत जरूरी है, जो कि दिया जाना चाहिए। और कांडा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ मलाया का केस था, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि आप नोटिस जो दोगे वो डायरेक्टली होना चाहिए, क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए उसमें, ऑन मैटर ऑफ बायस। ठीक है, और ठीक है, और फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस जो है वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप केस किसी और मैटर का चला हुआ है, आप उसमें कुछ और मेंशन कर रहे हो। तो बोला इट्स वन ऑफ द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू डिफेंड हिमसेल्फ, सो he should be familiar with the relevant matter so he may contradict the statement and safeguard himself। कि यह व्यक्ति के अधिकारों में से एक है और कि वह खुद का बचाव करे, इसलिए उसे संबंधित मामलों से परिचित होना चाहिए ताकि बयान या खंडन कर सके या खुद को सुरक्षित कर सके। इसका क्या मतलब है? इस केस में ये बोला कि आप जो नोटिस दोगे वो क्लियरली होना चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए और सब्जेक्ट मैटर जो भी है इसमें मेंशन होना चाहिए।
आप इस तरीके से उसमें मेंशन करोगे कि दूसरा पर्सन समझ सके कि उसको किस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड जो है वो आपको चार्ज किया गया है, ताकि वो अपना बचाव कर सके, अपने बचाव के बारे में अपना एविडेंस वगैरह कलेक्ट कर सके। दूसरा कि नोटिस शुड बी विद रिगार्ड टू द चार्जेस फ्रेम अगेंस्ट एक्यूज्ड पर्सन एंड प्रोसीडिंग बी हेल्ड, की नोटिस आरोपी व्यक्ति के खिलाफ तय किया गए आरोपों और कार्यवाही के संबंध में जो है होना चाहिए। उन्हें केवल उन आरोपों पर दंडित किया जाना जा सकता है जो नोटिस में उल्लेखित है, किसी अन्य आरोप में नहीं। फिर दूसरा, दूसरी पार्टी के पास राइट है कि वो प्रेजेंट कर सकता है केस एंड एविडेंस। अब आपने नोटिस दे दिया है ना, किसी पार्टी को नोटिस चला गया, समन चले गए, दूसरी पार्टी को बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल राइट है कि आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो केस और एविडेंस। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग नोटिस मस्ट बी गिवन रीजनेबल टाइम। ठीक है, कि आप जो है वो उस रीजनेबल टाइम में प्रिपेयर करो, प्रेजेंट करो केस इन रियल और इफेक्टिव मैनर। द रियूजल should not be done on the unreasonable ground or due to arbitrary। ठीक है, और फिर है आपका लास्ट, राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन का भी बिल्कुल राइट है। तो बोला राइट ऑफ फेयर हियरिंग में इंक्लूड होता है राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन द स्टेटमेंट मेड बाय द पार्टीज। जो भी स्टेटमेंट पार्टीज के द्वारा दी जा रही है, यदि ट्रिब्यूनल डिनाई करे, कि यदि कोई भी ट्रिब्यूनल है जो डिनाइड करे कि राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि यहाँ पर क्या हो रही है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की वायलेशन जो है वो हो रही है। then it will violate the principle of natural justice, and all necessary copies of documents should be given, and failure of will also includes the principle. Department should make available officers who are involved in the procedure of investigating and do cross examination। cross examination कहाँ पर डिफाइन किया है, सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में जो है वो डिफाइन किया है कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो किया जाना चाहिए। यदि कोई भी अथॉरिटी, कोई भी ट्रिब्यूनल यदि ऐसा बोले कि क्रॉस एग्जामिनेशन को डिनाई कर दो, तो ये आपका वायलेशन होगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। इसके अलावा कुछ एक एक्सेप्शंस भी दी गई हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। यदि इन एक्सेप्शंस में यदि आप डिनाई कर देते हो क्रॉस एग्जामिनेशन को, तो ये आपका वायलेशन नहीं होगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। कौन से केस में हेल्ड हुआ था, तो हरिनाथ मिश्रा वर्सेस राजेंद्र मेडिकल कॉलेज में। तो इस केस में क्या था कि एक मेल स्टूडेंट था, उसको चार्ज किया गया था। ठीक है, उसको चार्ज ऑफ किया गया था सम इन ठीक है इंसिडेंट बिहेवियर, ठीक है, टुवर्ड अ फीमेल स्टूडेंट, कि वो जो है वो अभद्र व्यवहार करता है लड़कियों के प्रति। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया कि हेयर द राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन को डिनाई कर दिया गया। क्यों? क्योंकि फॉर द मेल स्टूडेंट एज विल लीड अकम्बरेंस फॉर द फीमेल स्टूडेंट, की कहीं ना कहीं बोला क्रॉस एग्जामिनेशन के अधिकार से इनकार कर दिया गया, क्योंकि इससे महिला छात्र को जो है वो मतलब उनकी भी क्या होगी, मतलब बेइज्जती वगैरह होगी, जो इसलिए जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन को डिनाई कर दिया। तो ये आपका वायलेशन नहीं है नेचुरल जस्टिस का। इसके अलावा एक और केस है गुरबचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो इसमें ये बोला गया था कि कभी कभी पहचान को गोपनीय रखना बहुत आवश्यक है, और क्योंकि इससे जान माल का खतरा जो है वो होता है। और गुरबचन सिंह वर्सेस बॉम्बे, स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में ये बोला गया था कि कभी कभी जो है वो स्थिति को निपटना, स्थिति के साथ भी चलना पड़ता है, और कभी ऐसा हो क्रॉस एग्जामिनेशन आप करवा दो, है ना, कभी कोई ऐसा मैटर जैसे रेप जैसे मामले आ गए, तो लड़कियों से अजीब अजीब से सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लड़की की लाइफ को थ्रेट हो सकता है, तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन को डिनाई भी कर सकते हो। ठीक है, लेट्स टेक इलस्ट्रेशन। ठीक है, कि यहाँ पर बोला कि जहां उस मामले में जहां वकील और ग्राहक, यानी कि जो एक एडवोकेट है और क्लाइंट है, कोई भी वकील को यह बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, कोई भी वकील को यह बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकता कि उसके मामले के संबंध में ग्राहक द्वारा वकील को दी गई जानकारी क्या है। कि आप किसी भी पर्सन को मतलब कोई ऐसे एडवोकेट को ये नहीं बोल सकते कि उसके क्लाइंट ने उसको क्या बोला क्या बोला क्या बोला, है ना। तो इन केस ऑफ लुधियाना फूड प्रोडक्ट के केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि इफ द पार्टी इटसेल्फ रिफ्यूज टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, देन इट विल नॉट फॉल अंडर द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। ठीक है, कि यदि बोला कि यदि कोई पक्ष खुद गवाह करने से जो है वो इनकार कर देता है, यदि कोई पक्ष जो है वो खुद से गवाह में जिरह करने से जो है वो इनकार कर देता है, तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन जो है वो नहीं कहेंगे।
फिर आपका राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी इसका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑडी अल्टरम पार्टम में आता है। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं कि दोनों पार्टीज को सुनवाई का अवसर दिया जाए, तो उसको ये भी राइट है कि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का भी राइट है, कानूनी प्रतिनिधि का अधिकार भी उसको है। तो बोला इन द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एवरी पार्टी के पास राइट हो कि वो अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो दे सके, ठीक है, मतलब अपना एडवोकेट जो है वो चुन सके, इसको मतलब इंक्वायरी की जा सके। एवरी पार्टी हैज राइट टू हैव अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ईच पार्टी विल बी प्रेजेंटेड बाय द लीगली ट्रेन पर्सन, ठीक है। ये बोला कि प्रत्येक पक्ष को कानूनी राय से शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए जाएगा और क्यों कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, ये बोला ए के रॉय। Similarly, the department has the some right to some right to direct its officer, even though there are investigating officer in conducting and adjudicating proceeding, ठीक है, कि राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी है, ठीक है। एक्सेप्शंस भी है और एप्लीकेबिलिटी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि आप देखना चाहते हैं कि ड्यूरिंग इमरजेंसी में आप क्या कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो क्रॉस एग्जामिनेशन को, या पब्लिक इंटरेस्ट का मामला हो, तब आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को कुछ कुछ मामलों में एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। और एप्लीकेबिलिटी की एक्स कोर्ट एक्सेप्ट टू एक्स पार्टे ट्रिब्यूनल अथॉरिटी इंटरेस्टेड विद द डिस्क्रिशन बट सब्जेक्ट टू द लीगल लिमिटेशन, ठीक है, ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। याद है बताना, सबको समझ आ रहा है? ठीक है, बताना बताना। रेखा जी का कोर्स समाप्त हो गया है, इसलिए उनको क्लास नहीं दिख रही, सुबह से हम लोग ऐसे ही परेशान होते रहे। और चलो, ठीक है, अब है आपका रीजन डिसीजन। तो बोले बेसिकली इट हैज थ्री ग्राउंड विच इट रिलाइज, ठीक है, कि मूल रूप से इसके तीन आधार हैं जिन पर वह निर्भर करता है। तो सबसे पहले बोला द एग्रीव्ड पार्टी हैज चांस टू डेमोन्स्ट्रेट बिफोर द अपीलेट और रिविजनल कोर्ट दैट व्हाट वाज द रीजन व्हिच मेक द अथॉरिटी टू रिजेक्ट, कि पीड़ित पक्ष के पास अपील और पुनर्निरीक्षण अदालत के समक्ष यह प्रदर्शित करने का मौका है कि क्या कारण था जो इसे अस्वीकार करने का अधिकार जो है वो बनाता है, ठीक है। यदि कभी ऐसा हो, ये बोला रीजन डिसीजन का सिंपल सा मीनिंग कि जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है उन्होंने डिसीजन दिया तो क्यों दिया, यदि उन्होंने रिजेक्ट भी कर दिया किसी जैसे कि अपील करी गई या कोई पटिशन फाइल करी गई तो बोलते हैं डिसमिस कर दिया, तो यदि किया गया तो क्यों कर दिया गया, ठीक है। तो ये बोला कि एग्रीव्ड पार्टी जो पीड़ित पक्ष है के पास अपील और पुनर्निरीक्षण अदालत के समक्ष ये प्रदर्शित करने का मौका है कि कारण था जो इसे अस्वीकार करने का अधिकार बनाता है। दूसरा कि इट इज सेटिस्फैक्टरी पार्ट ऑफ द पार्टी अगेंस्ट होम द डिसीजन इज मेड, कि ये पार्टी का एक संतोषजनक हिस्सा है जिसके खिलाफ निर्णय लिया गया। The responsibility to record reason work or as obstacle against arbitrary action by the judicial power vested in executive authority, कारणों को रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी कार्यवाही कार्यकारी प्राधिकरण में निहित न्यायिक शक्ति द्वारा मनमानी कार्यवाही के खिलाफ बाधाओं के रूप में जो है वो काम करती है, ठीक है। कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कि अथॉरिटी की, और जो वहां पर वर्कर। अब देखो कि आप जब नॉर्मल केस कोर्ट में जाते हैं, आपने रीडर सुना है, ठीक है, रीडर होते हैं। आप सब डिवीजन कोर्ट में भी कभी जाओ तो जो आपके क्लरिकल डिपार्टमेंट वाले होते हैं, रीडर होते हैं, ऑफिस मतलब कोर्ट के इस साइड जो है मतलब दूसरे साइड रीडर और आपके जजमेंट राइटर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सब कुछ जो भी केस की प्रोसीडिंग है वो उस जजमेंट में मेंशन करते हैं कि ये पर्टिकुलर विटनेस आया था, ये पर्टिकुलर विटनेस ने ये गवाही दी और ये प्रूफ
हुआ, ये डिस्प्रूव हुआ, ये फर्स्ट पॉइंट प्रूफ हुआ, ये सेकंड पॉइंट डिस्प्रूव हुआ, तो ये सब कुछ जो है वो मेंशन करना पड़ता है। यही तो होता है रीजन डिसीजन, कि रीजन देना कि क्यों ऐसा डिसीजन दिया गया। अब है आपका जुडिशियल रिव्यू, ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। Administrative law was recognized as a separate branch of legal discipline in the mid of the 20th century of India until, well, it into the 19th century, it is the responsibility of state were few limited, consisting the of maintenance of a public order, conduct of the foreign affairs and disposition of armed forces। ये बोला गया प्रशासनिक कानून की भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य, ये किसका फोन आ रहा है? ठीक है, जुडिशियल रिव्यू प्रशासनिक कार्यवाही में न्यायिक समीक्षा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ये बोला कि प्रशासनिक कानून में भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य कानूनी अनुशासन की एक शाखा के रूप में जो है वो मान्यता दी गई। 19वीं शताब्दी तक राज्य की जिम्मेदारियां बहुत कम और सीमित थी, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव, विदेशी मामलों का संचालन और सशस्त्र बलों का स्वभाव जो है वो शामिल था। आजकल ये बहुत अलग है कि जनता की रक्षा करने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने में राज्य अपने नागरिकों के जीवन में बहुत हद तक जो है वो हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब कुछ जो है वो सुरक्षित किया जाए। ठीक है, और इसके अलावा बोला एक्शन जो कि कैरी आउट किए जाते हैं किसके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कि जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर, उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस कहते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एक लीगल एक्शन है विच इज कंसर्न, जो कि कंसर्न करते हैं विद द कंडक्ट ऑफ अ public administrative body। Kind of action can compel an authority to take a certain actions। ठीक है, ये बोला कि काइंड ऑफ एक्शन की इस तरह की कार्यवाही एक प्राधिकरण को एक निश्चित कार्यवाही करने के लिए मजबूर कर सकती है। तो ये बोला कि ठीक है, इट डज नॉट डिसाइड द राइट थ्रू इट माइट इफेक्ट अ राइट, अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कैन नॉट बी इग्नोर व्हाइल एक्सरसाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। कि जब भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को एक्सरसाइज करोगे तो आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को कभी इग्नोर कर ही नहीं सकते। ठीक है, और जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर लिए जा रहे हैं उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो है वो कहते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन क्या है, लीगल एक्शंस है। ठीक है, विच इज कंसर्न विद द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, अच्छा ठीक है, इस क्लास को बाद में देख लेना आप कंप्लीट। ठीक है, अब है आपका जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेसेसरी एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एडवांस सिविलाइजेशन टू द सेफगार्ड। और आप ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पेपर वन का भी साथ में है ना आपका? ठीक है, ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू हैज बीन रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो बढ़िया है। ठीक है, और पेपर वन का सब कुछ समझ आ रहा है, मतलब मैथ कर रहे हो ना आप साथ में थोड़ा बहुत, या थ्योरी थ्योरी रट रहे हो? चलो तो बढ़िया है, 3 मिनट। ठीक है, the judicial review has been recognized as a necessary and basic requirement for construction of advanced civilization of the safeguard and the liberty right of citizen। ठीक है, यहाँ पर बोला कि नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा। आज मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी वजह से मुझे कभी मतलब ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को पता नहीं समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है बस। बट ये है कि बहुत इजी है, ऐसा कोई टफ नहीं है, समझ आ जाएगा। ठीक है, जितना मैंने करवाया उतना समझ आ रहा है, थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ।
ठीक है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेसेसरी एंड बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द एडवांस सिविलाइजेशन टू सेफगार्ड द लिबर्टी एंड राइट ऑफ सिटीजन, कि नागरिकों की स्वतंत्रता अधिकारों की रक्षा के लिए उन्नत सभ्यता के निर्माण के लिए न्यायिक समीक्षा को एक आवश्यक और बुनियादी आवश्यकता के रूप में जो है वो मान्यता दी गई है भारत में। ठीक है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है? हमारे इंडिया में न्यायिक समीक्षा की यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कोर्ट्स पावर टू रिव्यू, कोर्ट्स के पास पावर है कि वो रिव्यू करेंगे अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट की कोई भी एक्शन, कोई भी ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्या एक्शन ले रही है, स्पेशली कोर्ट्स पावर टू डीम्ड इनवैलिड एक्शन एक्सरसाइज बाय द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये बोला कि न्यायिक समीक्षा सरकार की एक अन्य शाखाओं के कार्य की समीक्षा करने की एक अदालत की एक शक्ति है, विशेष रूप से विधायी और कार्यकारी द्वारा प्रयोग किए गए अमान्य कार्यों को असंवैधानिक मानने की अदालत की शक्ति। ठीक है, तो हमारे इंडिया में जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं? न्यायिक समीक्षा जो है वो क्या कर सकते हैं कि कोई भी हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट जो भी एक्शन ले रहे हैं उनको रिव्यू जो है वो किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू इज अ कोर्ट पावर, कि कोर्ट के पास पावर है कि वो रिव्यू कर सकते हैं एक्शन ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और यदि कोर्ट को ऐसे लगता है, ठीक है, वही कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ की हमने देखा ना आर्टिकल 13 में कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और आपके प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कोई ऐसा लॉ बना दिया गया है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। उसी तरह से बोला कि जो गवर्नमेंट जो भी एक्शन ले रही है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन ले लिया, यदि आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरा राइट वायलेट हो रहा है या ठीक नहीं है, जो एक्शन लिया गया है ये इनवैलिड है, तो इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये बोला कि ब्रॉडली स्पीकिंग जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया डील विद द जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शंस, विधायी कार्यों की न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू ऑफ जुडिशियल एक्शन, न्यायिक कार्यवाहियों की न्यायिक समीक्षा। Where we will be dealing with the second aspect, judicial review of administrative actions. The judicial review ensure the legality of administrative actions. हम एक दूसरे पहलू यानी कि प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा से निपटेंगे, और यदि न्यायिक समीक्षा प्रशासनिक कार्यों की वैधता जो है वो सुनिश्चित करती है। ठीक है, कि सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग हमने समझ लिया क्या होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि गवर्नमेंट के कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन में क्या आता है कि विधायी कार्य, कोई कानून बनाने का कार्य, कोई पॉलिसी बनाने का कार्य, यदि वो ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा तो उसका रिव्यू किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्शन ले रही है जो प्रशासन को चलाने के लिए ले रही है, तो उसको देखा जाएगा। और तीसरा जुडिशियल एक्शन, कि कोई जुडिशरी कोई ऐसा काम कर रही, जैसे कि जुडिशियल एक्शन की हमारी जैसे कि हायर अथॉरिटी देखी कि कोई लोअर अथॉरिटी ने कोई ऐसा एक्शन नहीं ले लिया जो कि अल्ट्रा वायरस है, तो जुडिशियल रिव्यू जो है उसका भी किया जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? ग्राउंड्स क्या है जुडिशियल रिव्यू के? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, वही कि ग्राउंड्स क्या है जुडिशियल रिव्यू के? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, बेसिक स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. It is considered as a foundation of judicial review to control action of the administration. Ultra virus refer करता है actions which is made in an excessive manner. ठीक है, which is made in an excessive manner or outside the ambit of acting party. Generally, the ground of judicial review in India, सबसे पहले आपका jurisdictional error, कि कौन कौन से ग्राउंड है, किन किन बेस, कौन कौन से ग्राउंड पर जुडिशियल रिव्यू जो है वो किया जाता है। तो सबसे पहले jurisdictional error, ठीक है, कि क्षेत्राधिकार त्रुटि, irrationality, procedure impropriety और proportionality और legitimate expectations, कि क्षेत्राधिकार त्रुटि, अविवेक त्रुटि और आपकी प्रक्रियात्मक और अनुचित और समानता और वैध अपेक्षा। ठीक है, डॉक्ट्राइन क्या है अल्ट्रा वायरस की? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस is a basic structure of administrative law. It is considered as the foundation of judicial review.
जो कि कंट्रोल करता है किसको, एडमिनिस्ट्रेशन को। अल्ट्रा वायरस रेफर करता है जब आप क्या कर रहे हो, अपनी पावर का यूज एक्सेसिव मैनर में कर रहे हो, कि किसी अथॉरिटी के पास ये पावर है कि आप अपनी सब डिवीजन में ही काम करोगे, लेकिन वो डिसीजन किसके लिए ले रहा है, अदर किसी दूसरे की सब डिवीजन में जाके जो है वो अपना डिसीजन दे रहा है। ठीक है, यानी कि आपके पास वो पावर नहीं है, आप उन पावर का यूज कर रहे हैं, वो आपका अल्ट्रा वायरस होता है, कि बियॉन्ड पावर जब आप एक्ट कर रहे हैं। जुरिस्डिक्शन एरर की वही की, जुरिस्डिक्शन मीन पावर टू डिसाइड, कि आप जहां पर आपको दिख रहा है कि ये मतलब ये पर्टिकुलर अथॉरिटी इसने लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन किया, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन किया और अब्यूज ऑफ जुरिस्डिक्शन किया है, कि क्षेत्र का दुरुपयोग किया गया है, क्षेत्र की कमी या क्षेत्र की अधिकार। Court may reject an administrative action on the ground of ultra-virus in all these three situations. अदालत इन तीन स्थितियों में अतिवादी आचरण के आधार पर प्रशासनिक कार्यवाही की को जो है वो खारिज कर सकती है। और अ केस ऑफ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, ये बोला कि लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन का मामला तब आता है जब पावर ही ना हो किसी अथॉरिटी के पास, किसी ट्रिब्यूनल के पास केस को डिसाइड करने के लिए, और फिर भी उस केस को डिसाइड किया जाए, तब आपका आता है लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। कोर्ट रिव्यू कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑन द ग्राउंड दैट अथॉरिटी एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन व्हिच इट वाज नॉट सपोज्ड। इस आधार पर कर सकता है कि प्राधिकरण ने उस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया ये जो उसे नहीं करना था। ठीक है, और पावर है, पावर ऑफ रिव्यू मे बी एक्सरसाइज ऑफ द both the following three ground, कि that the law under which the administrative authority is constituted and exercising jurisdiction it is itself unconstitutional, कि जिस कानून के तहत प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया जाता है, उस अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना अपने आप में क्या है, असंवैधानिक है। या द अथॉरिटी इज नॉट प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट, की अथॉरिटी ने प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं किया लॉ को, जो कि करना चाहिए था, और द अथॉरिटी हैज मिस्टेकनली, अथॉरिटी ने गलती से कुछ ऐसा डिसाइड कर दिया कि जो कि आपका जुरिस्डिक्शन फैक्ट के अंदर जो है वो नहीं आता, कि प्राधिकरण ने गलती से उस क्षेत्राधिकार तथ्य तय किया, अब से अधिकार क्षेत्र जो है वो ग्रहण कर लिया गया है, जो उससे पहले संबंधित नहीं था। ठीक है, अब है इरेशनैलिटी, वेडनेसबरी टेस्ट भी इसे कहते हैं, इरेशनैलिटी। इसके अलावा प्रोसीजर इम्प्रॉपरिटी है, एंड लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस और रेमेडीज क्या है, कि यदि आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट सही से एक्शन नहीं ले रही है, आपके यहाँ किसी राइट का वायलेशन हो रहा है, तो आर्टिकल 32 में जाके सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट में हैबेस कॉर्पस, मैंडामस, क्वा वारंटो और प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एनी टाइप ऑफ रिट्स को जो है वो आप फाइल कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं, कोर्ट रिट इशू कर सकता है। ये कल हम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रहा है, बाकी फिर हम कल करेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देंगे, यदि कल टाइम बच गया तो कल ही कर देंगे। ठीक है, यहां तक बताना किसी को डाउट है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको सेशन ठीक लगा होगा। यस मैम, ओके मैम, थैंक यू जी।